चलो ओके बेटा, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो है मीन फ्री पाथ। इससे पहले इसका इंट्रोडक्टरी आ चुका था ऑलरेडी। हम लोग ने देखा था फ्री पाथ क्या होता है और उसका एवरेज निकालते हैं तो उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। कुछ थोड़ा सा पुराना जो टॉपिक था, पहले ही टॉपिक था इंट्रोडक्शन के पास का ही, तो उसमें हम लोग ने क्या देखे थे, किसी भी गैस चैम्बर के अंदर यानी किसी कंटेनर के अंदर करोड़ों गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सब के सब इधर उधर रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन जिसको ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है, इधर उधर भागते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करता हूँ, ये भागा ऐसा सीधा, उसके रास्ते में ये मॉलिक्यूल आया, फिर से टकरा के इधर आया, इससे टकरा के इधर आया, ऐसे कई बार कोलिजन हुआ और फाइनली फिर वो यहाँ पर आ गया, है ना। अब आप देख रहे हैं कि एक एक कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि ये था λ1, λ2, λ3, इसको कहते हैं फ्री पाथ। इन सब का एवरेज ले लोगे, है ना, मीन ले लोगे, तो उसको हम लोग क्या देंगे, मीन फ्री पाथ कहेंगे। अब यहाँ पर मीन फ्री पाथ का, या फिर हम लोग कहेंगे इसका जो एक और फॉर्मूला आता है, उसका डेरिवेशन हम देखने जा रहे हैं ना। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता वो डेरिवेशन, उसमें हमारे स्टेट बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी में है। सिर्फ समझने के लिहाज से मैं आपको डेरिवेशन बता दे रहा हूँ। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई खास लोड लेना नहीं। डायरेक्टली उसके 3 फॉर्मूले आएंगे, वो 3 फॉर्मूलों को याद रखना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वो 3 फॉर्मूले पर फोकस करके चलना, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ सिर्फ एक गैस के मॉलिक्यूल से। मैं उस गैस के मॉलिक्यूल को इमेजिन करूँगा एज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर स्मॉल d। अब ये इसका सफ़र है, वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। उसके रास्ते में कई सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाया। ये सभी स्फीयर्स का साइज सेम होना चाहिए, बट ह्यूमन एरर की वजह से मैं इसको एग्जैक्ट सेम बना नहीं पाया। मगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि ये सारे के सारे स्फीयर सेम साइज के हैं। आई बात समझ में आपको? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए हम शुरुआत के लिए ये मान के चलेंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब अपनी जगह पे रुके हुए हैं, इनमें से कोई भी मोशन में नहीं है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, किस बात का गम हो गया? हाँ, किस गम में मुंह लटका के बैठा, इधर ध्यान दें। तो भैया अब ऐसा है कि देखो, ये मॉलिक्यूल जब ये रास्ते में सिलेंडर में एंटर करेगा, ऐसे इमेजिन करो ये सिलेंडर में एंटर कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, पॉसिबल है कि ये दोनों मॉलिक्यूल से वो टकरा सके? नहीं। ये मॉलिक्यूल से वो टकराएगा क्या? नहीं। ये मॉलिक्यूल को वो इनके एजेस को ऐसा घसते हुए जाएगा, बस ऐसा टच करते बोलते ना अपन, यूं टच करना, उसको भी मैं कोलिजन में मान लूंगा। और ये तो बिल्कुल, है ना, ये तो भैया बिल्कुल गैप छोड़ा ही नहीं इसने, इतना सा गैप है उसमें, तो जाहिर बात है यहां से भी टकराएगा वो, ठीक है। तो इस सिलेंडर का बताने का मकसद क्या है कि अगर मैं किसी कंटेनर में एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करता हूं, एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करता हूं और उसके अतराफ एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाता हूं, जैसे कि ये बनाया मैंने ब्लैक कलर में, ये कंटेनर है, मैंने इस मॉलिक्यूल को कंसिडर किया और उसके अतराफ मैंने, उसके सराउंडिंग में मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया। वो ये बताना चाहता है कि इस इमेजिनरी सिलेंडर के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसके रास्ते के रुकावट बन सकते हैं। हमने कहा ये बहुत दूर दूर है, ये बिल्कुल भी उससे टकराएंगे नहीं। हाँ, जो मॉलिक्यूल्स इस d डिस्टेंस के अंदर आ जाएंगे, या d डिस्टेंस के बराबर या d डिस्टेंस के अंदर, मान लो कि फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है ना। अगर मान लो x इज ग्रेटर देन d, तो नो कोलिजन, इसमें बिल्कुल भी कोलिजन नहीं होगा। अरे भाई ये गैप बढ़ा रहा तो कोलिजन कहां से होगा? हाँ, x इज इक्वल्स टू यानी लेस देन इक्वल टू d रहा तो कोलिजन होगा, ये आपस में टकराएंगे। और फिर यहां से लेकर यहां तक के पाथ को आप क्या बोल सकते हैं? फ्री पाथ, है ना। ठीक है, चलो भाई मान लिया कि ये टकराएंगे इस सिचुएशन में। और तुमको नहीं लगता कि इस सिलेंडर में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, टकराने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? मान लो यहां से यहां जो मॉलिक्यूल जा रहा है, वेलोसिटी v से जा रहा है, यहां से यहां उसको जाने के लिए टाइम कितना लग जाता है? डेल्टा t लग जाता है।
तो ज़रा मैं बोलूँगा इस सफ़र में इस सिलेंडर की लंबाई कितनी हो जाएंगी फिर, L, और L को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? L को क्या लिख सकता मैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर वेलोसिटी इनटू टाइम v डेल्टा t हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हो ये समझा ना, मॉलिक्यूल ये वाला बीच वाला मॉलिक्यूल हीरो अपना यहाँ कितनी स्पीड से जा रहा, अरे कितनी स्पीड से जा रहा, अरे यार कितने मरे जैसे अगर जरा अच्छे से जरा एनर्जेटिकली बैठो यार। नाश्ता नहीं किया गया, मैंने भी नहीं किया, कौन करा रहा बोलो जल्दी। अमर, हाँ अमर, जिस भी गम में है तू उस गम के सदके तू अब पकड़ा दे सबको नाश्ता। तो भाई ठीक है, इधर ध्यान दो सब लोग, नाश्ता मैंने भी नहीं किया भाई, मैं फिर भी मैं देखो कैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, तुम भी थोड़ा चिल्लाओ, ज़्यादा जोर से मत चिल्लाना। देखो ये मॉलिक्यूल जो है वेलोसिटी v से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है, हाँ है ना। यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुँचेगा, डेल्टा t टाइम में पहुँचेगा, समझ में आ गया। तो मैं बोलूँगा ये डिस्टेंस कितना हुआ फिर, वेलोसिटी इनटू टाइम। सर ये कहाँ से, अबे गधो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो भाई वही तो बोल रहा हूँ ना, ये सिलेंडर की लंबाई कितनी हो गई, v इंटू डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, तो आप बोलेंगे एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा ना। अच्छा ठीक है, जो सिलेंडर तुम कंसिडर कर रहे थे उस सिलेंडर का डायमीटर कितना, सिलेंडर का ट्वाइस डी, 2d है ना, और उस सिलेंडर का फिर रेडियस कितना होगा, d। तो मैं बोलूँगा ठीक है उसका रेडियस हो जाएगा d। फिर मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा, एरिया क्या रहेगा उसका, तो बोले पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर एल होता ना। तो यहाँ पर तो रेडियस उसका d है, डायमीटर ट्वाइस डी है सिलेंडर का, रेडियस कितना है d है, तो पाई डी स्क्वायर एल, और एल तो क्या है v डेल्टा t। तो आप बोलेंगे पाई डी स्क्वायर इंटू v इंटू डेल्टा t। ये समझ में आया क्या, ये आपका क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि भैया जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा टकराने की संभावना है ना। अब ऐसा है, हमें इस बात पे भी फोकस करना है। मैं बोलूँगा देखो भाई, मैं कंटेनर में देख रहा हूँ एक यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल n मॉलिक्यूल्स हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल n। तो मैं बोलूँगा स्मॉल m क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझा क्या भैया, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो फिर मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सिलेंडर। तो भैया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सिलेंडर कितना होगा, तो मैं बोलूँगा देखो एक यूनिट वॉल्यूम में इतना है, तो v वॉल्यूम में कितना होगा, इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू वी। ये समझ में आया क्या, अरे एक वॉल्यूम में इतना है तो v वॉल्यूम में कितना होगा, स्मॉल n इंटू, नहीं समझा। अरे 1 रुपये में 2 चॉकलेट 10 रुपये में कितने, वो भी नहीं मालूम क्या, अरे 20 रहेंगे ना, कैसे पता चला, आपने 10 रुपये को क्या करा, 2 चॉकलेट से मल्टीप्लाई किए ना, है कि नहीं। तो वही बोलेंगे ना अपन कि भैया ये 10 रुपये है, ये नंबर ऑफ चॉकलेट से 1 रुपये में जो आते तो कितने चॉकलेट आएंगे, तुम दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है और ये गिवन वॉल्यूम है। मैं बोलूँगा अरे यार वी का तो फॉर्मूला कुछ अलग ही तरह से लिखा जा रहा है, वो क्या है, बोले पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूले को भी n पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी। ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सिलेंडर, कि भैया इस सिलेंडर में इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ये समझ में आया। अच्छा एक बात बता, मान लो हम, हाँ जब हम बोलते हैं ना इस सिलेंडर में इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो हम कौन से मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करते जिनका पैरामीटर या इनके जो सेंटर जो बाहर आ रहा, हम सिर्फ उन्हीं को अंदर मान के चलते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को सिलेंडर के अंदर मान के चलते हैं जिनका सेंटर सिलेंडर के अंदर आए। बात समझ में आ रही क्या, ये बता मुझे, ये मॉलिक्यूल है,
इसका सेंटर इधर, इसका सेंटर इधर है ना। ये वाले मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट सिलेंडर के सरफेस पर आ गया, ये वाले मॉलिक्यूल का सेंटर इधर आ गया। तो मैं पूछूंगा इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर है। याद करो सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो सेंटर ऑफ मास जहां रहेगा हम बोलते हैं बॉडी वहां पर है। मैं बोलूंगा ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बाहर है, तो इसको सिलेंडर के अंदर मानेंगे क्या तुम? तो ये सिलेंडर के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं, ये है, ये है, ये है, ये है। मान लिए बात समझ में आ रही ना? तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई मान लिया। अब इस सिलेंडर के अंदर मान लो सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, सिलेंडर के अंदर एक मॉलिक्यूल है, तो हमारा हीरो कितनी बार टकराएगा? एक ही बार, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है ना। अब उस सिलेंडर के अंदर मान लो 2 मॉलिक्यूल है, तो अपना ये हीरो मॉलिक्यूल कितनी बार टकराएगा? 2 बार। 3 मॉलिक्यूल होते तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी बार टकराएगा, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा द गिवन मॉलिक्यूल विल सफर n pi d square v delta t collision in the time डेल्टा टी। भाई ये समझे क्या तुम? कितनी देर की बात चल रही है? डेल्टा टी टाइम की बात चल रही है ना। वो बोल रहा है इस सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना उस बार वो टकराएगा। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंग्लिश में लिखा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सिलेंडर। कुल मिला के सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है ये बताया ना इसने। तो बोले भैया इतने मॉलिक्यूल्स है तो टकराव भी इतने ही बार होगा। तो बोले द गिवन मॉलिक्यूल विल सफर नंबर ऑफ कोलिजन। अच्छा ये कितनी देर में होगा? टाइम डेल्टा टी, क्योंकि टाइम कितना लगा था यहाँ से आने को, डेल्टा टी टाइम लग गया था ना, तो उतनी देर में इतने कोलिजन्स होंगे। हाँ जी भाई हम ये भी मान लिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे पूछूंगा 1 सेकंड में कितना होगा, तो फिर पर यूनिट टाइम में कितने टकराएगा? तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम स्मॉल f इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? n पाई डी स्क्वायर v डेल्टा t। आप क्या करेंगे? टोटल टाइम से उसे डिवाइड कर देंगे, है ना भाई। अरे भैया मैं बोलूँगा 10 सेकंड में 20 किलोमीटर भाग गया मैं, इमेजिन करने में क्या जा रहा है ना। 10 सेकंड में मैं 20 किलोमीटर भाग गया, तो 1 सेकंड में कितना भागूंगा मैं? 0.2 किलोमीटर, है कि नहीं? 0.2 किलोमीटर 200 मीटर, है ना। 2 किलोमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो भाई वही तो बात हो रही। आप बोलेंगे भाई डेल्टा टी टाइम में कितनी बार टकराए? इतनी बार। 1 सेकंड में कितनी बार टकराएगा? जो टाइम था उससे डिवाइड कर डालो, टाइम से डिवाइड करिए, हट गया, कैंसिल हो गया। तो f इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा? n पाई डी स्क्वायर इंटू वी। कई लोग सोचेंगे f क्यों लिखे? f फॉर फिश। अबे फिश नहीं, f फॉर फ्रीक्वेंसी, है ना। बोले सर ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से टपकी? अरे कोई भी एक्शन 1 सेकंड में कितनी बार होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अक्सर मैं जब भी कई भी क्लास में मुझे गेस्ट लेक्चर के तौर पर बुलाते हैं तो मैं बोलता भाई बता फ्रीक्वेंसी क्या? पहला डेफिनेशन ये पूछता व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। बोलते नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। को बोलता नहीं सर नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अरे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी एक्शन 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा, कोई भी एक्शन 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है। जब हम बोला ना इससे पहले भी मैंने आपको बताया, साउंड में भी आपको बताऊंगा, जब मर्द बात करता है तो आसपास का एनवायरनमेंट हल्के हल्के से वाइब्रेट करता है कि नहीं। जब लड़कियां बात करती है, औरत जब चिल्लाती है, अरे ज़्यादा मत बोल रहे हो, हाँ, तो अब ऐसा है कि धर 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 इतना टाइम है। तो मैं बोलूँगा ये भी, इसको भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। आदमियों की आवाज़ कोमल बोलना गलत हो जाएगा। आदमियों की आवाज़ का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है, क्योंकि उससे मीडियम का वाइब्रेशन कम होता है। और जब औरत मतलब चिल्लाती बोल रहा मैं, बात करती उसमें बोल रही, तो वो भैया उसमें दर 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 वाइब्रेट करता, पूरा कायनात वाइब्रेट करने लग जाती इससे, है ना। तो भैया अब इस तरह से तुम देखो कि भैया फ्रीक्वेंसी का कितना फ़र्क पड़ जाता है। आई ना बात समझ में? मगपुड़े का है। अब देखो भाई ये तो रहा फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं, कि कोई भी एक्शन, यहाँ कौन सा एक्शन हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। तो बोले एक कोलिजन एक सेकंड में कितने कोलिजन होंगे वो बता रहे हैं, है ना। मैं लिखूंगा फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कोलिजन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कोलिजन
जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कोलिजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बोले अच्छा ठीक है, मान लिया 1 सेकंड में इतने कोलिजन होते, तो फिर एक कोलिजन को कितना टाइम लगता होगा यार, कौन बताएगा मुझे? लगाओ दिमाग, देखते तुम लोग में से किसका दिमाग थोड़ा तेज है। अगर 1 सेकंड में इतने कोलिजन होते, एक कोलिजन को कितना टाइम लगेगा? लो भाई दो, ऑल ओके? हाँ बोलो। अगर 1 सेकंड में इतने कोलिजन है तो एक कोलिजन को कितना टाइम लगेगा? नींद नहीं हुई? थकान है? मेरी भी नहीं हुई। बोलो भाई, एक कोलिजन में कितना टाइम लगेगा? जोर से बोलो। नहीं, अगर 1 सेकंड में इतने कोलिजन हुए हैं तो एक कोलिजन के लिए कितना टाइम लगेगा? चलो एक साथ बोलना, मैं बोलूंगा मेरे पीछे रिपीट करना। बोलो हमको, बोलो सब लोग बोलो, अरे बोलो बोलो, हमको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तुमको, अरे गधो नालायको। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसीज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लोगे 1/f ले लोगे तो वो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? कोई भी एक एक्शन करने को कितना टाइम। यहाँ क्या एक्शन चल रहा? कोलिजन। तो बोले एक कोलिजन को कितना टाइम लगेगा, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते और टॉ से इंडिकेट करते। इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़े थे ना, और उससे पहले तुमने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो भैया ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 1/n पाई d² इंटू वी। आ रहा क्या समझ में? है ना, 1/n पाई d² इंटू वी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि एक कोलिजन को इतना टाइम लगता है ना, ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो एक कोलिजन में डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा फिर? डिस्टेंस कवर्ड इन वन कोलिजन, एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन कोलिजन, जिसको फ्री पाथ कहते हैं अपन, लैम्बडा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी, है ना, स्पीड इंटू टाइम। अरे हाँ ना, डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम नहीं बोलते क्या अपन, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, मगर यहां पर आप एक कोलिजन के टाइम की बात करें तो टाइम को मैं टॉ से इंडिकेट करूंगा, समझ रहे ना? अब उसके बाद स्पीड, टॉ कितना है? n पाई d² इंटू वी, लैम्बडा इक्वल्स टू, है ना। अब उसके बाद मेरे को कुछ तो भी कम लग रहा है फॉर्मूले में। ठीक है सही है, सही है। हाँ तो भैया अब ये v गया, अब ये भी गया, इसका मतलब क्या हुआ? लैम्बडा इक्वल्स टू हुआ क्या आ जाएगा फॉर्मूला? n 1/n पाई d²। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आया अभी मामला काम पूरा हुआ नहीं, अभी ध्यान दो, ये फॉर्मूला हुआ। फिर बोला गया कि देखो भाई, अब ये यहाँ से जो चीज़ आ रही है, एक डायरेक्ट जंप आ रहा है, एक एडवांस नॉलेज है जो तुम्हारे लेवल पे नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल पे आता है वो। हमने जब ये कैलकुलेशन किया, हम जब इसके फ्री पाथ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, मैंने जब इसकी स्पीड की वैल्यू लिखा, मैंने बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को क्या मान के चला? शुरुआत में बोलता मैंने स्टैटिक, ऐसा समझ के चलो कि सब अपनी जगह पे स्टैचू बन के खड़े हुए हैं, है ना, स्टैचू हिलना नहीं, स्टैचू, है ना, स्टैचू हिलना नहीं वाला अपनी जगह से, तो सब अपनी जगह पकड़। सच में ऐसा होता क्या? हाँ नहीं, ये तो लगातार मूव हो रहे ना। अगर जो दो ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन में हो एक दूसरे से रिलेटिव, तो उस वक्त आपको कौन सी स्पीड लेना पड़ता? रिलेटिव स्पीड, है ना। आप सादी ओरिजिनल्स में जस्ट स्पीड नहीं लिख सकते। अगर दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में एक दूसरे के करीब आ रही है, एक दूसरे से दूर जा रहे, कैसे भी जा रहे, तो अगर 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स मोशन में है और आपको एक ऑब्जेक्ट की मोशन स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो दूसरे से रिलेटेड आपको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन में हैं, तो ये वाली स्पीड लेके फ़ायदा नहीं, आपको क्या लेना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। बात समझ रहे क्या?
तो मैं यहां लिखूंगा सिंस ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, हेंस we will have to consider relative speed of molecules, हमें उनका रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। Therefore lambda is equals to 1/√2 पाई ND स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रहेगा। अब जैसे मैंने कहा था यहाँ कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट आने वाली है। रिलेटिव स्पीड लेने के वजह से इस फॉर्मूले में एक चीज़ ऐड हो गई, दैट इज़ √2। अब ये क्या रहा, ये आपके लिए नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा आपको डायरेक्ट लेना याद रखना पड़ेगा। मगर यहाँ एक असर्शन है, रीज़न का प्रॉब्लम बन जाता है ना। बोले कैसा, आप बोलेंगे कि रिलेटिव, वैसे तो फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या था, है ना, 1/n/d², और उसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, 1/√2 पाई ND²। अब इसको असर्शन में दे सकता हो, द फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्बडा इक्वल्स टू 1/√2 पाई ND², है ना। फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्बडा इक्वल्स टू 1/√2 पाई ND²। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, करेक्ट रीज़न, बिकॉज हमको ये इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्राउनियन मोशन में हैं, तो हमें सिर्फ वेलोसिटी की जगह क्या लेना पड़ता है, रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ता है। आई बात समझ में। मैं देखो जहाँ जहाँ असर्शन है रीज़न का बन सकता है, मैं वो हाईलाइट करके बोल रहा हूँ। थेरोटिकली वो इतना बोलता नहीं है, बोल रहा हूँ मैं एक एक चीज़ को, थोड़ा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों को, पॉइंट को नोट करके रखना। यहाँ कम से कम ऐसा डाल के रखना, ऐसा ANR करके, ऐसा कुछ तो भी तुम्हारा जो तुम्हारे लिए जो होगा कि असर्शन रीज़न का ये वो है। जैसे मेरे लिए हमेशा रहता था कि ये क्वेश्चन कौन से बुक में से लिया हुआ है, तो उसके लिए मैं सिम्बॉल डालता था, कोड डालता था, जो मेरे को समझ में आता सिर्फ कि ये कोड किससे रिलेटेड है करके, है ना। तो जैसे अगर सिंगल, तुम्हारे नोट्स में देखो सिंगल स्टार का मतलब स्टेट बोर्ड रहता हो, डबल स्टार मतलब NCERT रहता हो, है ना। तो ऐसा कोड डालता मैं कि NCERT का है, ये स्टेट बोर्ड का है। और मेरा डालने का मकसद ये रहता कि तुम कंसिडरिंग कि भाई नीट की तैयारी कर रहे हो तो भाई डबल स्टार उस पर ज़्यादा फोकस करो, स्टेट बोर्ड का फोकस करे तो इस पर फोकस करो, है ना। और अगर मैं JEE के ऐसा बच्चे को बोलूँगा तो भैया ऐसा किसी भी सिंबल आ रहा तो JEE बच्चे को बोलूँगा, मैं JEE एडवांस वाले को बोलूँगा इस पर ध्यान देना, है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर HC वर्मा और JEE एडवांस की किताबों में से रहता। मैं तुम्हारे इसमें नहीं हूँ, JEE वालों के इसमें रहेंगे, डालूंगा मैं JEE एडवांस की जो तैयारी करते हैं वो। तो खैर समझ में आया क्या, हाँ। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा बेटा कि ये वेवलेंथ बोल रहा है यार, फ्री पाथ की वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट की 1/√2 पाई ND²। आया समझ में। तो जल्दी जल्दी कॉपी करो, मुझे कम से कम उधर की जगह खाली करके दो, क्योंकि थोड़ा 2-3 स्टेप और लेना है इसके। इधर का हो गया क्या, हाँ। तो फिर हो जाता, इतने छोटे इसमें आ जाता बहुत जरी सी बाकी चीज़। देख लो 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो। डेंसिटी अपन जानते हैं वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर मैं इस गैस की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग होगा टोटल मास ऑफ गैस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्मॉल m इंटू कैपिटल N अपॉन कैपिटल V। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और कैपिटल N क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ गैस मतलब क्या हुआ, सारे मॉलिक्यूल्स का मास। मास ऑफ गैस का मतलब क्या होता, सारे मॉलिक्यूल्स का मास। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल M। तो बोले ठीक है, स्मॉल m इंटू N अपॉन V। मगर कैपिटल N अपॉन V ये क्या है, बोले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ दिया हुआ है, स्मॉल n बोलते हैं। तो भैया ऐसा है कि फिर ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m इंटू एन। समझ रहा है ना आपको, रो इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू एन। यहाँ पर मास डेंसिटी, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और इसको नंबर डेंसिटी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है,
नंबर डेंसिटी। देखो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन m। अब एक काम करो, ये n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। देयरफॉर फ्रॉम 1 लैम्बडा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई n की जगह रो अपॉन m टी स्क्वायर। अब एक काम करो, आज ये m को लेके चले जाओ ऊपर, m रूट 2 पाई रो डी स्क्वायर, ये हो गया लैम्बडा की वैल्यू। दरवाज़ा बंद कर दें। रूट 2 पाई रो डी स्क्वायर आया समझ में। तो ये एक अदर फॉर्म आएगा आपका वेवलेंथ का। वेवलेंथ बोल रहा बार बार यार मैं, फ्री पाथ का, वो लैम्बडा वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल होता है ना वो, इसीलिए। डायग्राम का हो गया था ना सभी का, बाकी है किसी का? बाकी है? ठीक है। नाउ हम लोग जानते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये आपने देखा होगा, PV इज इक्वल्स टू NKT करके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में। PV इज इक्वल्स टू NKT। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, K स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। अच्छा एक काम कर, KT को ला ले इधर, हाँ जी ला लिया, V को उधर फेंक दे, हाँ जी फेंक दिया। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगेन फिर से क्या बना, स्मॉल n। तो स्मॉल n को आप क्या लिख सकते हैं, P अपॉन KT। वंस अगेन मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, देखो फ्रॉम 1 इधर डालो तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई अपॉन PKT इंटू डी स्क्वायर, फिर KT चला जाएगा ऊपर, KT अपॉन रूट 2 पाई PD स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं एक बात बता दूं आपको बेटा, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 2 से 3 बार इस पर क्वेश्चन आए हैं, है ना, नीट में, और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। एक बार जो आया था उसमें रिलेशन पूछा था कि डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन रहेगा, इन्वर्स रिलेशन रहेगा, जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या कैसा है, इस तरह से। तो मैं कहूँगा तो इसमें बहुत भारी भरकम कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला है ना। NCERT में एक है, मगर NCERT बोले तो CBSE बोर्ड के लिए भी है वो किताब, है कि नहीं। मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके दिखाऊंगा वैसा, मगर उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ चले जाता, अपने को स्टेट बोर्ड में नहीं आते वो कैलकुलेशंस, है ना। हालांकि अपन उसको इजीली कर सकते लॉगबुक की मदद से, मगर वो है नहीं। लिख लो भले ले लेंगे, 2 ही न्यूमेरिकल ले रहा है उसके पर मैं बस। और इसके फॉर्मूले को रट्टा मार के रखना भैया, फॉर्मूले 3 फॉर्मूले, है ना। लैम्बडा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, बस फॉर्मूले याद रखो, क्या कंसेप्ट था वो याद रखो, असर्शन एंड रीजन की वजह से, है ना। बाकी नहीं भी लिए तो टेंशन चलेगा, डेरिवेशन नहीं भी देखे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तीनों पूरा हीट सेक्शन हो गया ना चैप्टर। ये 2 न्यूमेरिकल लूँगा, चैप्टर खत्म। DPP ले लेंगे अपन बारी बारी से, DPP छोड़ देंगे अपन DPP। ऑसिलेशन, आज की तारीख क्या है, 30 तारीख तक ऑसिलेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं 28 से पहले 27 तक के करना पड़ेगा। 25 होता नहीं, देखते करके होता क्या। बोलना हाँ, नीट का पेपर डिस्कस करना है क्या, वही क्वेश्चन घिसे पीटे, कोई खास नहीं डिफरेंट। नीट का देखो भाई, नीट का कुछ खास नहीं है तुम्हारे। नीट बोले तो स्पीड एंड एक्यूरेसी नाचते तुम्हारा, है ना, उसी के ऊपर सादा वो है। हमेशा हर कोई वो बोलता है, NTA ने भी साफ बोला हुआ है, नीट मीन्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड से करना है, एक्यूरेटली करना है ना। तुम्हारे सामने कोई पेशेंट आ गया एकदम से, है ना, बोले हार्ट अटैक का पेशेंट है, एकदम बोले हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, बोले अब कैसा, ज़रा सोचने दो मुझे क्या हुआ होगा।
अबे तेरे सोचने में चला जाएगा वो। इतना नहीं, स्पीड फास्ट, जल्दी से वो फालतू क्या फलाना इंजेक्शन दो, यूँ लो खट करके मारो उसके सीने में सीधा, मालूम है ना, हार्ट अटैक में यहाँ पर एक इंजेक्शन मारते हैं डायरेक्ट हार्ट में, है ना। स्पीड, एक्यूरेसी भी ज़रूरी है, पता चला मार दी हड्डी के अंदर ही स्विच मुड़ गई, तो एक्यूरेसी भी होना ज़रूरी है। तो नीट का मतलब वही होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, वही देखता है कौन बंदा है जिसकी स्पीड ज़्यादा है और एक्यूरेसी सही है। तो तुमको लेवल हाई नहीं है, स्पीड है, तुम्हारी स्पीड को बढ़ाओ, तुमको हर प्रॉब्लम 1 मिनट से भी कम में सॉल्व करना है, और एक्यूरेटी एक ही बार में, है ना। मार दिए तुमने इसको, बोले अरे गया नहीं, रुको भाई मैं फिर से ट्राई मारता, बोले है कि नहीं, पता चला वो हार्ट अटैक से तो नहीं, तुम्हारे इंजेक्शन से मर गए बार बार मारने की वजह से। तो स्पीड और एक्यूरेसी वही खास है। है ना, 1:30 बजे से सर ने बोली नहीं कि तुमको, मैंने भी लेके नहीं आया, मैं घर से जाके खा के आ जाता। 1:30 से 2:30, और आप जमात जो है 1 से 1:30 के बीच में बना लीजिए मस्जिद में, रेगुलर बेसिस पे रहेगी। 1:30 से 2:30 फिज़िक्स, 2:30 से 3:30 केमिस्ट्री, 3:30 से 4:30 बायो, और आधे घंटे के आसपास का आपको गैप दिया जाएगा 1 से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में, और उसमें जमात जो है आपको नमाज के लिए, उसी बीच खाना वाना खा लो और जमात बना के यहाँ नमाज़ पढ़ लो। तो आधा घंटा लगता है खाने के लिए तुमको, हाँ। अरे बूढ़े बुजुर्ग रहते जिनके दांत नहीं है तो वो धीरे आराम से चबाते, तो उनको टाइम लग जाता, अपने को क्या। हाँ वाह, चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे फिर। अब जान दो, बाजू वाले से ले लो, लिख लो। बस बस इनफ। अरे रुकना बे। ख़वातीन और हज़रात इधर ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, अरे ख़वातीन और हज़रात इधर ध्यान दे। अबे इधर ध्यान देना। सुन ही नहीं रहे, चालू ही है एक का। जल्दी लिखो रे, भूख लग रही मेरे को। आज है किसी का बर्थडे है क्या रे? पकड़ लो उसको, नहीं तो फिर मेरा बहुत टाइम है अभी। चलो भाई इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का आपको रेशियो निकालना है ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस इफ द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब इज 5:3। नंबर डेंसिटी का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है 5:3, यानी N1/N2 इज 5:3।
ओके, एंड द रेशियो ऑफ डायमीटर्स जो है वो आपको दिया हुआ है 4:5, d1/d2 इज इक्वल्स टू 4:5, और आपसे λ1/λ2 पूछा हुआ है। बहुत चिल्लर है, बहुत आसान है। देखो आप जानते हैं फॉर्मूला लैम्बडा का 1/√2 पाई ND², है ना, √2 पाई ND², ये फॉर्मूला आप जानते हैं। फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, काफ़ी हो जाएगा। अब λ1/λ2 करोगे तो क्या हो जाएगा, N2/N1 d2/d1 का होल स्क्वायर। अब N2/N1 क्या होता है, तो N2/N1 वो होता है 3/5, d2/d1 क्या होता है 5/4, उसका क्या लेना है स्क्वायर, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25/16, 3 1 जा 3 5 जा, ये कितना हो जाएगा बेटा 15/16, 15/16, 15/16। Last problem of this chapter of the heat section. For a molecule, एक मॉलिक्यूल के लिए of an ideal gas, एक आइडियल गैस का स्मॉल n इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड मीन फ्री पाथ इज 10⁻⁻² सेंटीमीटर। कैलकुलेट diameter of the molecule. Calculate diameter of the molecule. है ना, फॉर्मूला यही है, डायमीटर निकालने का है, d² इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई ND। सेंटीमीटर्स में ही वैल्यू डालो तो डायमीटर भी सेंटीमीटर्स में आ जाएगा तुमको। Therefore चल d² इज इक्वल्स टू 1/1.414 3.14। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है 3 × 10⁸ हाँ, डायमीटर कितना है आपका, नहीं निकालना मन, ओए वाह रे वाह, फ्री पाथ कितना है तुम्हारा 10⁻² सेंटीमीटर, ये मीन फ्री पाथ है तुम्हारा। और देखो तुम यहीं से समझ सकते, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जा रहा, तुमको पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका रेसिप्रोकल लेना है, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। ये तो सिर्फ लॉगबुक से पॉसिबल है, अपना कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेशन समझ आना मुश्किल है थोड़ा सा। आप भी क्या तो देखते हैं अप्रॉक्स करके, चलो एक काम करो मल्टीप्लाई करो सबको, देखते हैं होता क्या अप्रॉक्सीमेट में, करो सॉल्व, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा बताओ। 1.414 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, फिर मल्टीप्लाई करो 3 से, फास्ट एंड फास्ट। करना मल्टीप्लाई, ये -6 ऊपर चला गया, 8 और -2 क्या हो जाएगा +6,
पूरा आंसर कितना आ रहा? 13.32 नहीं रे, 7.5 आना चाहिए अप्रॉक्सीमेट। देख अच्छा चल कैलकुलेटर से देख, 1.414 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर गलत आ रहा है इसमें, 13.319 मतलब 332 बोल लो है ना। ठीक है चल देखते हैं, और फिर उसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, 10⁻³ अपॉन अंडर रूट ऑफ 13.32। एक काम कर, 13.32 का स्क्वायर रूट देख, घर पे आता, एक मिनट रुक जा बस, खत्म हो गया है ना। बोल 3.64 इंटू 10⁻, ये आएगा ऊपर का 10 का पावर माइनस, रेसिप्रोकल देख इसका 1/3.64, (0.274 10⁻³ सेंटीमीटर है ना, यानी कि 2.74 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। क्या बोलता है ये? सही है, 2.74 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तुम देख रहे कैलकुलेशन कैसा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना। पहले तो 13.3, अब इसके अप्रॉक्स में क्या ले सकते हैं, बहुत हो गया 12 को ले लेंगे है ना, जो भी 13 के आसपास, मतलब बहुत मुश्किल है। तो ये नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे को, नीट जेई में, तो तुमको ये ऐसे एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूले के रिलेशंस पूछेगा, या फिर तुमको ऐसा रेशो वेशो पूछेगा। आई बात समझ में? ठीक है, दिस इज इट। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।